हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 के अंदर हमने 110 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था। आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से। पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 12 तक के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो उन पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले वो देखिए। साथ ही साथ हमने क्या किया है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं ताकि आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखना हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन के आगे बॉक्स के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाइए और पेपर को डाउनलोड कीजिए। वैसे भी मैंने इस पार्ट से क्या किया है, हर क्वेश्चन के आगे साइड के अंदर उसको क्वेश्चंस को शो कर दिया है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 13। और पार्ट नंबर 13 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। और क्वेश्चन नंबर 111 ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो आपको बताना है कि वो पार्टिकल किस पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती क्या है। ध्यान से देखिए, रेडियल और ट्रांसवर्स दो ऐसे वर्ड है जो उस केस में यूज किया जाता है जब पार्टिकल जो है वो पोलर कारों के लोग मूव कर रहा हो। दो वर्ड और होते हैं हमारे पास में, एक होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, एक होता है नॉर्मल वेलोसिटी। वेलोसिटी है, इसी तरह से एक्सेलरेशन होता है, जैसे हम बात करें रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसी तरह से नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो चार वर्ड आपके पास में, इनमें से जो पहले दो वर्ड है रेडियल और ट्रांसवर्स, वो तब यूज किया जाता है जब आपका पार्टिकल जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है, या इस तरह से बात करें कि पोलर कर्व पे मूव कर रहा है। और पोलर कर्व की इक्वेशन हम जनरली डिनोट करते हैं r = f ऑफ थीटा से। तो मान लेते हैं ये कर्व एक पार्टिकल है जो इस कर्व पर हम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कर्व की इक्वेशन क्या है, r = f ऑफ थीटा। तब यहाँ पे दो वेलोसिटीज डिफाइन होती है, एक होती है रेडियल वेलोसिटी, एक होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब होती क्या, सपोज मान लेते हैं पार्टिकल यहां से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं और t टाइम के बाद में पार्टिकल यहां पहुंच जाता है। जब t टाइम पर पार्टिकल पॉइंट P पर पहुंच जाता है तो उस पॉइंट P पर उसकी वेलोसिटी किस किस के अबाउट निकालते हैं, एक तो निकालते हैं रेडियस वेक्टर के अबाउट और एक निकालते हैं रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये आपको पता है कि पार्टिकल अगर P पॉइंट पर है तो P से लेकर के जो पॉल तक की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर, जिसको हम जनरली जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं किससे, r से। और ये जो रेडियस वेक्टर इस इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, r, थीटा। ध्यान से देखिए, ये OP जो है ये आपके पास में रेडियस वेक्टर है, और OP अगर रेडियस वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको आगे मूव करता हूं, इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होगी इसको मैंने r फॉर रेडियल, तो ये होगी रेडियल वेलोसिटी। और इसके परपेंडिकुलर, इस रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, v थीटा से। दो क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, एक रेडियल दिया हुआ है, एक ट्रांसवर्स दिया हुआ, और दोनों का ही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, उस पार्टिकल जिस पाथ पे मूव करा उस पाथ की आपको क्या निकालनी, इक्वेशन निकालनी। ध्यान से देखो, वर्ड आपके पास में आया रेडियल और ट्रांसवर्स। अगर वर्ड आपके पास में रेडियल और ट्रांसवर्स है तो उसके पाथ की इक्वेशन किस में होगी, r और थीटा में। यदि हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास में ऑप्शंस भी कुछ इसी तरह से r और थीटा के अंदर है। सीधे ऑप्शंस तो हम टिक नहीं कर सकते, यहाँ पे क्वेश्चंस तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं पता है, दोनों के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। रेडियल वेलोसिटी जो होती है इस केस के अंदर वो आपकी होती है dr/dt, ये vr हो गया, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है r dθ/dt, वो v थीटा हो गया। हमें t के रिस्पेक्ट में या t के फॉर्म में कोई आंसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल और केवल r और थीटा में आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से t को एलिमिनेट करूंगा, और t को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये आ गया। अब सिंपली आप यहां से जो है वो आंसर टिक कर सकते हैं। यहां से इसको थोड़ा इस तरह से लिख लो, इसको डिवाइड कर दो, इस फॉर्म में लिख दो, आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे थीटा स्क्वायर है तो आपको पता है कि ऑफ कोर्स कितना आएगा, नीचे माइनस थीटा आएगा, तो लैम्डा के साथ थीटा वाली क्वांटिटी होनी चाहिए, और म्यू के साथ में यहाँ पे कितना आएगा, ऑफ कोर्स 2r², तो 2r² वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। वैसे भी यहाँ से क्या कर लो, सीधा इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने पे ये आपके पास में क्वांटिटी बनेगी, और यही हमारा क्या होगा आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर।
तो एक आसान सा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको दो फॉर्मूले याद होनी चाहिए कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, और उससे उनको डिवाइड करके क्या करना था, इसमें इंटीग्रेशन करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, और क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर क्या दिया हुआ, सिंपली ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 112 और क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर आपके पास में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, और x और t के अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल कहां मूव कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर वैसे बोला भी गया है कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये होता है एक लाइन के अलोंग मूव करना, और जब एक लाइन के अलोंग मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो निकालने का तरीका होता है d2x/dt²। तो क्या करेंगे, इस x वाली क्वांटिटी को t के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और हमें वो टाइम चाहिए जब एक्सेलरेशन कितना हो जाए 0, तो d2x/dt² निकालेंगे, 0 के इक्वल पुट किया, t के वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3/2। सिंपल सा था। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 113 की, और क्वेश्चन नंबर 113 जो है वो जस्ट ज्योमेट्रिकल है, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 113 के अंदर बोला गया है कि एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। जब वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के अबाउट निकालनी है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको उसके सरकमफ्रेंस के अबाउट निकालनी, और उन दोनों के अंदर कंपैरिजन बताना है कि सरकमफ्रेंस पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेंटर पर एंगुलर वेलोसिटी का कितना होगा। ध्यान से देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। मान लेते हैं मेरे पास में एक सर्कल है और जिसपे पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। इस सर्कल में कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस सर्कल की रेडियस कितनी मान लेता हूं, a मान लेता हूं। पार्टिकल आपका अभी इनिशियल पोजीशन में इस a पॉइंट पर है, और a पॉइंट पर जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है वहां पे हम टाइम कितना मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, 0 कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं a पॉइंट पे टाइम कितना है, 0 है। t टाइम के बाद में पार्टिकल कहां पहुंच जाता है, t पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब ध्यान से देखो, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन में जितना परिवर्तन की दर होगी वही क्या होता है अपने पास में कोणीय वेग होता है। तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब t इक्वल टू 0 पर है, जब पार्टिकल t टाइम पे पहुंच जाता है तो a से p तक पहुंचने में उसको कितना एंगल उसने चेंज किया। तो यहां से हम एंगल कंसीडर करें तो ऑफ कोर्स इस लाइन पे तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। जब t टाइम के बाद यहां पहुंच जाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं d(θ/dt)। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P का हमें दो चीजें पूछी गई है। एक तो पूछा गया सेंटर के अबाउट, तो मैंने इसको सेंटर से मिला दिया। सेंटर से मिलाने पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इस सेंटर के अबाउट उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, c फॉर सेंटर के अबाउट होगी d(θ/dt)। क्यों, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान देने वाली बात है। जब आपका पार्टिकल P पॉइंट पर है, पार्टिकल उसी पोजीशन पे है, लेकिन अब आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी इस सरकमफ्रेंस पे, उसकी जो परिधि है उसके किसी पॉइंट पर आपको निकालनी है, उसके सरकमफ्रेंस पे निकालनी है। तो सरकमफ्रेंस पे हमने पॉइंट B मान लिया। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हमें, या इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस पॉइंट के अबाउट जब एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो इस पॉइंट के अबाउट हमारे पास में क्या होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट के अबाउट यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहां पहुंच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो गया, यहाँ पे मैंने कितना माना हुआ है, θ1। इसका मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के अबाउट कितना है, θ1 होगा। थीटा तो नहीं होगा, ठीक है। तो θ1 होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, d(θ1/dt)। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के लिए ऑफ कोर्स अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो θ1 और थीटा में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल बना हुआ है BCP, और इस BCP ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये रेडियस भी कितनी है आपके पास, सॉरी ए नहीं होगा, ये रेडियस भी कितनी है आपके पास में, ए है। यहां से C से लेकर के B तक की क्या होगी, डिस्टेंस, इसकी रेडियस होगी। C से लेकर के P तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर ये भी ए है, ये भी ए है, और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और दो ट्राइंगल, किसी आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होने के साथ साथ उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ध्यान से देखो, ये रेडियस ए है तो इसके सामने एंगल कितना है, θ1। तो ऑफ कोर्स अगर ये रेडियस ए है तो इसके सामने एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। ये θ1 हो गया, ये θ1 हो गया। ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, π-2, और ये कितना हो गया, θ1। ये π-2 θ1 हमें सबको पता है। ये टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है। पाई में से जब थीटा के वैल्यू निकालेंगे तो फ्रॉम फिगर कितना आ गया,
थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू थीटा बाई 2। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा बी कितना आ गया डी बाई डी टी ओमेगा थीटा बाई 2, पुट करेंगे ये कितना आ गया 1/2 ओमेगा सी। इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल, जब पार्टिकल एक सर्कल का लोग मूव कर रहा है तो उसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं, उसके अबाउट उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके सेंटर के अबाउट जितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी उसका कितना होगा, हाफ होगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको केवल और केवल क्या करना था, एक डायग्राम ड्रॉ करना था और ज्योमेट्री को क्या करना था, यूज करना था। जितने भी डायनेमिक्स के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा शायद एक या दो जो थोड़ा लेंथी है, जिसको आप ऑफ कोर्स ट्राई भी नहीं करना था, बाकी सारे क्वेश्चन 2-2, 3-3 स्टेप के थे। चलो आगे बात करते हैं, और आगे ये था क्वेश्चन नंबर 113। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। क्वेश्चन नंबर 114 पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 114, और क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर आपको पास में दिया हुआ है कि आपके पास में एक यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। यूनिफॉर्म चेन का मतलब होता है कि यदि में आपके पास में कोई चेन है, दो तरह से होगी। यूनिफॉर्म चेन का मतलब होगा कि उसके पास में जो उसका वेट पर यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वेट पर यूनिट नहीं लेकर के पर लेंथ ले लो, तो वेट पर लेंथ जो होगा वो आपके पास में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो क्या बोला गया, एल लेंथ की आपके पास में एक यूनिफॉर्म चेन है, सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आपके पास में सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, उसको लटकाया गया। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो मैंने इस तरह से ले लिया, ये पॉइंट मेरे पास में बी है। यहां से जैसे मैं यूनिफॉर्म चेन को इस तरह से सस्पेंड करूंगा वो इस तरह का डायग्राम बनेगा, और आपको पता है ये क्या बनता है, कैटेनरी बनता है। ये जो शेप बनती है, शेप जो होती है एक पैराबोलिक शेप कह सकते हो, या हम बात करेंगे ये जो शेप है उसका स्पेशल नाम होता है कैटेनरी। और आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इस कैटेनरी के जो आपके पास में है द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट ईदर टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स दैट एट लोवेस्ट पॉइंट। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इसके जो टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट कौन से होंगे, ए और बी, उस टर्मिनल पॉइंट्स पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो टेंशन की वैल्यू उसके लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन का कितना है, n टाइम्स है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम को प्लॉट करते हैं। ये आपके पास में इक्वेशन भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, y इक्वल टू कितना है, c सेक साइड। इसका जो आंसर है वो आंसर आपके पास में फोर्थ ऑप्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये इस तरह का कैटेनरी बनता है, ये उसकी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये उसकी क्या होती है, एक्सिस होती है। आगे क्वेश्चन के अंदर आप सबको पता है कि ये जो c लोवेस्ट पॉइंट है उस पर जो टेंशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, t नॉट। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉइंट बी पर जो टेंशन है वो कितनी है, टी है, और इस टी की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करके दी हुई है कितनी है, n टाइम्स कितना, टी नॉट, जहां पर टी नॉट जो टेंशन है वो कहां पे है, उसके लोवेस्ट पॉइंट पे। आगे ध्यान से देखो, अगर ये टेंशन इस पॉइंट पर मान लेते हैं कितना एंगल बनाती है, साइन एंगल बनाती है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया y इक्वल टू कितना होगा, c सेक साइन। टी पॉइंट पर, बी पॉइंट पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लो, मैं y मान लूं, तो ध्यान से देखो इस t की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था t इक्वल टू कितना आता है, wy। वैसे भी एक जनरल रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसको डेराइव किया था कि t इक्वल टू कितना होता है, wy होता है। ये क्वेश्चन भी इसी पेपर में आया हुआ है। तो t इक्वल टू कितना हो गया, wy। ध्यान से देखो n और t नॉट की जो वैल्यू होती है वो सबको पता है कितनी होती है, wc होती है। w से कितना हो गया, w हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, nc, यहां पे आ गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ, c सेक साइड। तो y इक्वल टू अगर c सेक साइड आपके पास में है तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये कितना हो गया, nc इक्वल्स टू c, और कितना आ गया, सेक साइड। c से c कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज सेक साइड की वैल्यू कितनी आ गई, n। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया टेन साइड, और नाउ हेंस हम टेन साइड की वैल्यू निकालें। टेन साइड कितना होता है आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर साइन माइनस 1, जैसे पुट करेंगे कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1। तो ये कैटेनरी का क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस रिजल्ट याद होने चाहिए। दो रिजल्ट क्या, कि किसी भी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, wy होती है, जहां पर y क्या होता है, उसके डायरेक्ट्रिक्स से उसकी क्या होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, या हाइट हम इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे टी नॉट जो होता है, लोवेस्ट पॉइंट अगर सी है तो टी नॉट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, wc होती है, जहां पे यहाँ पे ये जो स्मॉल सी होता है वो यहां से लेकर के यहां तक की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। आप सबको पता है कैटेनरी के और बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, जो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस होती है, इसको स्पान बोलते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये टोटल y हो गई, ये टोटल c है, तो ये y माइनस c जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। इस तरह के कई सारे रिजल्ट हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 114, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। क्वेश्चन नंबर 115
ध्यान से देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में अगेन ही एसएचएम का क्वेश्चन है, डायनेमिक्स का 115। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आपको बोला गया कि ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओ ए बी। आपको बोला गया कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग मूव करता है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, ये आपके पास में इस तरह से आपके पास में है, ये बी तक है। ये पॉइंट यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपका एक पार्टिकल इस ओएबी के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है लाइन ओएबी विद एसएचएम, जो पार्टिकल का मोशन है वो मोशन कैसा दे रखा है आपको, एसएचएम दे रखा है। अब इस चीज को समझते हैं, एसएचएम होता क्या है। फुल फॉर्म है इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। एक ऐसा मोशन, एक लाइन के अलोंग एक ऐसा मोशन जिस पर फोर्स हमेशा कहां लगता है, एक फिक्स पॉइंट की ओर लगता है। सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर, सपोज ओ से पार्टिकल स्टार्ट कर हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एसएचएम का मतलब होगा कि पहली चीज तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो हमेशा उसके डायरेक्शन कहां होगी, ओ की ओर। और दूसरा एसएचएम का ये लेते हैं कि जो वो फोर्स है, वो फोर्स जनरली हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, उसके डिस्टेंस के। सपोज मान लेते हैं पी पॉइंट पे आ जाता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो आपके पास में एक्स नॉट मींस उसका जो एक्सेलरेशन होगा, हम एक्सेलरेशन की बात करें तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं हमारे पास है माइनस, और कितना आ जाता है म्यू एक्स। माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं कि ये जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा पीछे की साइड में लग रहा है। इस वजह से क्या होगा, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो होगा क्या कि इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जैसे पार्टिकल अब हमेशा फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, यहां पे सपोज मान लेते हैं ए पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे वेलोसिटी जीरो होगी, फोर्स हमेशा पीछे लग रहा है, तो पार्टिकल वापस इधर आना स्टार्ट कर देगा। इधर ही आ रहा है और फोर्स भी इसी साइड में लग रहा है। अब जिस साइड में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी साइड में अगर फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ओ पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इस ओ पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और वो ओ पॉइंट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे ओ पॉइंट को क्रॉस करेगा, अगेन उसका जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन या फोर्स हम बात करें वो ओ की ओर लग रहा है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर पार्टिकल इधर, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन मूव करेगा, ओ पे आएगा, ओ पे मैक्सिमम होगी, इस तरह से जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो पार्टिकल जो है क्या करता है, मोशन करता है, एसएचएम करता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसके मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी सेम ही होती है। ये जो ओ पॉइंट है उसको बोलते हैं उसका सेंटर, किसका, एसएचएम का। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये तो था एसएचएम। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि आपके पास में एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है वो ओ ए बी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है जीरो वेलोसिटी 1 एट द पॉइंट्स ए एंड बी। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि यहां पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और इस पॉइंट पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। उस डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ओ से ए तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको ए दे रखी है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बी की डिस्टेंस वो कितनी दे रखी है, बी दे रखी है। ध्यान से देखो आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एंड हिज वेलोसिटी v1 हाफवे बिटवीन देम, और जब इन दोनों के बीच में वो कहीं पर है, सपोज मान लेते हैं सी पर है, तो उन दोनों के बीच के हैं तो उनके हाफवे बिटवीन देम, यहां पर उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है, v दे रखी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ऑफ कोर्स यहां से यहां तक क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि हाफ है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस सबसे पहले निकालो, यहां तक यहां से a है, ये टोटल b है, तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा, b माइनस a। तो a से लेकर के c तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, b माइनस a बाई 2। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ac इक्वल्स टू bc इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b माइनस a बाई 2, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 8 हम बात करें a पॉइंट की और b पॉइंट की, तो a और b पॉइंट पर वेलोसिटीज कितनी है, जीरो, और एक c पॉइंट की बात करें तो c पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, हमें v दी हुई, ये डाटा गिवन है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कंप्लीट पीरियड ऑफ एसएचएम कितना होगा, ये जो एसएचएम हो रहा है इस एसएचएम का पीरियड कितना होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में x डबल नॉट इक्वल टू माइनस म्यू x अगर आपके पास में इक्वेशन है, तो इसका जो एसएचएम होता है वो एसएचएम कितना होता है, एसएचएम का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना होता है, म्यू होता है। साथ ही साथ इसके किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो a होता है वो a उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, उस एसएचएम के सेंटर ऑफ, या उस एसएचएम के जो सेंटर होता है उस सेंटर से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था।
अगर इस पूरे डायग्राम को मैं देखता हूं तो इस डायग्राम को देखने मुझे पता चलता है कि ए और बी पॉइंट ऐसा है जहां पर वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब पार्टिकल अगर यहां से पार्टिकल स्टार्ट होता है, यहां वेलोसिटी वापस 0 हो गई, सी पॉइंट के वापस और मूव करेगा, यहां पे जाएगा वापस वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब हमारा पार्टिकल ए और बी के अलोंग क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमारा फिलहाल जो एसएसएम कंसीडर किया जाएगा वो कहां कहां होगा, ए और बी पॉइंट के बीच में पार्टिकल क्या होगा, एसएसएम परफॉर्म करेगा। तो पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में जब एसएचएम मूव कर रहा है तो हमें क्या दिया हुआ, हमें वेलोसिटी दी हुई है। साथ ही साथ हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी और सी पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच में है। बीच में इसका मतलब एक्स हमें दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी यहां पर बी माइनस ए बाई टू, ठीक है, सॉरी बी माइनस ए बाई टू के यहाँ पे तो हम इस एसएचएम का सेंटर मान ले, तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जनरली हम क्या करते हैं, v निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में कितना होता है, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जहां पे क्या होता है, उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड होता है। अब ध्यान से देखो, एसएचएम यहां से यहां तक है, ये सी क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो ये या ये, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए बाई टू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, उसको जनरली v1 ले लो फिलहाल, और माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जब वो इन दोनों के बीच में है तब उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v दी हुई है। तो 8 अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पर x इक्वल टू कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि हम इसको एसएचएम कंसीडर कर रहे हैं, और इसको एसएचएम कंसीडर कर रहे हैं तो c क्या हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा, और सेंटर पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब वो सेंटर से b की ओर जाएगा तो x की वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ेगी, जब b से c की ओर आएगा तो टाइम की तो बढ़ेगा, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। हमेशा x जो मेजर किया जाता है वो c से किया जाता है, और जहां से मेजर किया जाता है वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो c पॉइंट पर सेंटर पे x की वैल्यू 0 होगी, एंड उसकी जो वेलोसिटी है, ऑफ कोर्स वो वेलोसिटी v1 कितनी दे रखी है, v दे रखी है। जैसे हम यहां पुट करेंगे कितना आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू म्यू, और ये कितना हो गया, b माइनस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस 0। दिस इंप्लाइज हमें किसके वैल्यू चाहिए, हमें टाइम पीरियड निकाला है, रूट म्यू की वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू कितना आ गया, 2, और ये ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, अपॉन कितना आ गया, b माइनस ए। ध्यान से देखो, हेंस डायरेक्ट लिखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करें अगर हम लोग, तो टाइम पीरियड को डिनोट करने का जो तरीका होता है या नोटेशन है वो t, और t की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। इस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू यहां से रख दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, b माइनस वी, और साथ में कितना आएगा, इसको पाई। तो आंसर आ गया आपके पास में पाई b माइनस ए अपॉन वी। कौन से ऑप्शन के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 115। और ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर है वो है 4। फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है पाई b माइनस ए अपॉन वी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 115। इसमें भी कुछ नहीं था, आपको बस एसएचएम का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी निकालने का वो पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस क्वेश्चन में जो डाटा दिया उसके हिसाब से पता होना चाहिए कि किन दो पॉइंट्स के बीच में हमारा पार्टिकल जो है एसएचएम फॉर्म करेगा। अब ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन एक और है, और क्वेश्चन है 116। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116। और क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है 2, और 2 के अंदर है 2uv अपॉन a। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एन इंसेक्ट क्रॉल्स इन ए कांस्टेंट रेट u अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील ऑफ रेडियस है। आपको क्या दिया हुआ है, एक व्हील दिया हुआ है, और उस व्हील की जो रेडियस है वो कितनी दी हुई, a दी हुई है। और आपको बोला गया कि एक आपके पास में इंसेक्ट है, ठीक है, एक कीड़ा है जो उस गाड़ी के क्या कहां चल रहा है, क्रॉल्स इन ए कांस्टेंट यू अलोंग द स्पोक। स्पोक का मतलब जो ताड़ी होती है, इसको आरा बोलते हैं, हमारी जनरल लैंग्वेज में उसको ताड़ी बोलते हैं। इस तरह से ले लो, एक साइकिल का पहिया है, सबसे बेस्ट समझने के लिए ये साइकिल का पहिया है, और ये जो साइकिल का पहिया है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, ये सेंटर मान लिए बहुत सारे स्पोक्स होते हैं, और आपका पार्टिकल जो है वो इस पार्टिकल तो नहीं, यहाँ पे कीड़ा दिया हुआ जो इस सेंटर से मूव करता है, इस तरह से आपके पास में है, और वो कहां चल रहा है, उसके स्पोक पे चल रहा है, उसकी जो ताड़ी है आरा है उस आरे पे मूव कर रहा है, इस स्पोक पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये जो खुद जो व्हील है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये खुद व्हील जो है वो कैपिटल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मींस मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, यहाँ पे a है, इस पॉइंट पर a मान लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल इसके अलोंग चल रहा है, हमारा पार्टिकल जो है वो इसके अलोंग चल रहा है।
आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया जो ये पार्टिकल चल रहा है इसकी जो स्पीड है u, वो u क्या दी हुई है आपके पास में कांस्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, यहाँ पे v जो है वो भी ऑफ कोर्स क्या है आपके पास में कांस्टेंट है। अब आगे ध्यान से देखो, आगे हम पढ़ते हैं इसको। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द स्पोक ऑफ द इंसेक्ट एट अ टाइम t। आपसे बोला गया है किसकी एक्सेलरेशन पूछा गया है, स्पोक ऑफ द इंसेक्ट एट टाइम t, किसी टाइम t पर जो ये पार्टिकल है, जो आपके पास में पार्टिकल है उसका उस स्पोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेता हूं तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मैं c को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूं, उसका पोल ले लेता हूं, तो जैसे मैं पोल लूंगा तो किसी पॉइंट की जो पोजीशन होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, r, थीटा से डिनोट करेंगे। ध्यान से देखो, ये आपके पास में यहां पे सपोज मान लेते हैं आपके पास में ये पार्टिकल है और वो इसके अलोंग चल रहा है, u दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ये जो पूरा व्हील है वो खुद भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसे ये आगे v वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, थीटा। v कांस्टेंट है तो थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको बोलते हैं थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो आपके पास में स्पोक दिया हुआ है, इस स्पोक की रेडियस अगर क्वेश्चन में दी है, ऑफ कोर्स ए के फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, सपोज ए है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये आगे मूव करेगा तो ये स्पोक जो यहां पे था वो स्पोक कहां आ जाएगा, ये पहिया इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा, तो ये स्पोक कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। उसी समय आपका पार्टिकल जो है वो उस व्हील के स्पोक की ओर मूव कर रहा है, तो वो पार्टिकल कहां से कहां आ जाता है, यहां से आ जाता है, और मान लेते हैं वो कहां आ गया, पी पॉइंट पे आ गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज r हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, r, थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां से यहां तक यहां पे पार्टिकल आ गया, यहां से इनिशियल लाइन इसको मैं मान लूं तो ये कितना बन गया आपके पास, थीटा। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ये आपके पास में हो गया, ये आपके पास में a पॉइंट था, यहाँ p पॉइंट हो गया, ये r, थीटा, ये आपका थीटा, और ये कितना हो गया r। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जब पार्टिकल आया तो कितने टाइम में आ गया, t टाइम में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, t टाइम के अंदर उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, r डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। और आगे इंपॉर्टेंट चीज है, किस स्पीड से ट्रेवल किया, u स्पीड से ट्रेवल किया। तो फॉर्मूला कितना होगा, r इक्वल टू, r क्या होता है आपके पास में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है आपकी स्पीड, स्पीड कितनी, u कांस्टेंट है, और टाइम कितना लगा, t। ये तो आप पढ़ते हो 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के अंदर फॉर्मूला पढ़ते हो कि आपके पास में s इक्वल टू कितना होता है, u इंटू टी। ये जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो जब आपके पास में u क्या दिया होता है, कांस्टेंट, और हमारी क्वेश्चन में भी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, हमारा पार्टिकल जो है वो t टाइम के अंदर कहां से, सेंटर से यहाँ पे r पोजीशन पे आ जाता है, उसके स्पीड कांस्टेंट है, तो उस पार्टिकल के केस में इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल केस में r इक्वल टू कितना होगा, ut होगा। अब ध्यान से देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं पूरे पहिए की। जो व्हील आपको दिया हुआ है वो खुद कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, ये v है, तो ये v कैसा है, उसकी वेलोसिटी है, ये है लीनियर वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये लीनियर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक वेलोसिटी और जनरेट होती है जिसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगी, और एंगुलर वेलोसिटी भी आपके पास में है, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी भी आपके पास में है। और अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर जो होता है p, ये किसके इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल, ये भी आपके पास में। जब ये तीन चीजें आपके पास में है तो एक रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में, जिसको बोलते हैं ओमेगा इक्वल टू pv अपॉन r स्क्वायर, या r की जगह में a ले लो, जहां पर a क्या होता है, सर्कल की रेडियस होती है। ध्यान से देना, इस केस के अंदर वहां पे तो r तो रेडियस वेक्टर होता है, यहाँ पे सर्कल की होगी। अब p क्या होता है, उस पॉइंट से उसके टेंजेंट पे हम क्या करते हैं, पॉइंट p के टेंजेंट पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना होगा, ऑफ कोर्स इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, a v अपॉन a स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट, v अपॉन कितना आ गया, a। ओमेगा आप सबको पता है, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। दिस इंप्लाइज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, और इसके वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन a। बड़ा सिंपल सा था। अब ध्यान से देखो, एक चीज आ गई। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जब पार्टिकल जो है वो इस व्हील के स्पोक की ओर मूव कर रहा है
तो इस स्पोक के परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल जो है ये क्या हो गया, एक तरह से कहां मूव कर रहा है, रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, और इस स्पोक के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है उसको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी या फिर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो हमें पूछा गया एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस स्पोक, ये स्पोक इस केस में क्या बन रहा है, रेडियस वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर की बात करें हम लोग तो ये परपेंडिकुलर v थीटा होगा, या इसको a थीटा लिख लो या f थीटा लिख लो, वो क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने का तरीका f थीटा, फॉर्मूला होता है 1/r d आवर dt r स्क्वायर और थीटा नोट। थीटा नोट का मतलब होता है d थीटा बाई dt। अब ध्यान से देखो यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे, r कितना मेरे पास में ये रहा, r स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, लेकिन r स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास में कितना है, u है, ठीक है, ये कितना आपके पास में u है, तो यहां पे पुट करेंगे, ये आपके पास में r कितना हो जाएगा, ut। तो यहां पे जैसे पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि u भी कांस्टेंट है, टाइम फिक्स कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया r स्क्वायर बाहर, r स्क्वायर बाहर लोगे तो कितना आ गया r, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे r स्क्वायर थीटा नोट, और थीटा नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में v अपॉन a, तो सॉरी इसको इस तरह से आप मत लिखो, ये थीटा नोट है, ये थीटा नोट आपका कितना है ओमेगा, इसी को बोलते हैं क्योंकि डी थीटा ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1/r। अब ध्यान से देखो थीटा नोट है, थीटा नोट कितना होता है ओमेगा, बाहर आ गया, और d बाई dt ब्रैकेट में कितना बचा r स्क्वायर, r स्क्वायर कितना होगा 2 टाइम्स r, और कितना हो जाएगा आपके पास में dr बाई dt, ठीक है। ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक ही स्टेप में आंसर है 1/r, r से आपका r कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है v अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय dr बाई dt, यहां से कैलकुलेट करोगे कितना आ गया आपके पास में, केवल कितना बचेगा u, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 टाइम्स u v अपॉन कितना आ गया a, सिंपल सा था। एक बार वापस समझिएगा, ये आपके पास में एक कीड़ा था, वो इसके स्पोक के अलोंग चल रहा है, टी टाइम के अंदर मान लेते हैं वो कहां पहुंच गया, इस पी पॉइंट पर पहुंच गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस r मान ली, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसलिए r इक्वल टू कितना होगा ut होगा। ये खुद पूरा पहिया जो है वो v लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब v लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगा तो ऑफ कोर्स t टाइम के बाद में ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण एंगुलर वेलोसिटी आएगी, और एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो ओमेगा और v के अंदर रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू pv अपॉन r स्क्वायर, r जहां पर उसकी रेडियस है a स्क्वायर आ जाएगा, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो इसकी जो इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो भी a होगा, a स्क्वायर पुट किया v अपॉन a आ गया, ये हो गया। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया इस स्पोक के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालना, और स्पोक फिलहाल हमारे रेडियस वेक्टर के अलोंग रेडियस वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे थीटा नॉट ओमेगा होता है, कांस्टेंट है ऑफ कोर्स क्योंकि v भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr बाई dt यहां से निकाल लेंगे, पुट करेंगे, हमारा आंसर कितना हो गया 2uv बाई a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 116, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117 और क्वेश्चन नंबर 117 ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, एक ही स्टेप में आंसर था 117, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ कौन सा दिया हुआ, r इक्वल टू a के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वह a इज द रेडियस ऑफ सर्कल, जहां पे a क्या है, रेडियस। ऑफ कोर्स ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ r इक्वल टू a जो होती है एक सर्कल के इक्वेशन को डिनोट करती है, और सर्कल के इक्वेशन में जो ये a होता है वो क्या होगा, उसकी रेडियस होगी। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया देन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, सेम चीज यहाँ पे जो पूछी गई है, तो निकाल कैलकुलेट कर लेते हैं एफ थीटा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना होता है, एफ थीटा। एफ थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/r d ओवर dt, और कितना होगा r स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है, ध्यान से देखो r यहाँ पे कितना है, a दिया हुआ है, a क्या है, रेडियस कांस्टेंट होती है, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये मेरे पास में हो गया 1 जैसे r स्क्वायर आएगा कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, केवल r बच गया, और थीटा नॉट का मतलब होता है आपके पास में d थीटा बाई dt। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो, r तो कितना दिया हुआ है, a तो ये होगा a और d थीटा बाई dt, और t के रेस्पेक्ट में वापस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, और इसको मैं कितना लिख लूंगा, थीटा डबल नॉट। और यही क्वेश्चन का आंसर है, और क्वेश्चन का आंसर है आपके पास में 1 के अंदर लिखा हुआ है a थीटा डबल नॉट। तो कुछ नहीं करना था, इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 2-3 फॉर्मूले यहाँ पे बार बार यूज आ रहे हैं, एक तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन,
एक आपके पास में रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है r डबल नॉट माइनस r थीटा नॉट स्क्वायर, एक आपके पास मैंने बताया रेडियल वेलोसिटी dr बाई dt, और एक बताया मैंने ट्रांसवर्स वेलोसिटी r dt बाई dt। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब ध्यान से देखो, इसको समझते हैं, दोनों ही फॉर्मूले इसके यूज मतलब लिख लेते हैं। आपके पास में क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये अर्थ है, और हम सबको पता है इस अर्थ का सेंटर होता है, मान लेते हैं सेंटर ये रहा। कोई पार्टिकल है, जो पार्टिकल कहां से मूव कर रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है तो वो कहां तक आ रहा है, बोला गया इस अर्थ की सरफेस तक आ रहा है। यहां से यहां तक जब आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, यहां से यहां तक जब जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आपका पार्टिकल जो है वो आउटसाइड है, किसके, आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर की ओर है, तो इक्वेशन क्या होती है, d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के म्यू अपॉन x स्क्वायर। ये तो तब अप्लाई करते हैं जब आपका पार्टिकल इस अर्थ के बाहर है। जब आपका पार्टिकल इस अर्थ के अंदर मूव कर रहा है तो लिखेंगे इनसाइड, इनसाइड द अर्थ। जब अर्थ के अंदर है तो आपके पास में यहां पे आएगा d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के लैम्बडा x। इंपॉर्टेंट, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना, जब क्वेश्चंस क्या हमें फिलहाल इतना पूछा गया है कि इंफिनिटी से एक पार्टिकल आ रहा है, अर्थ की सरफेस तक आ रहा है, सरफेस तक आने के लिए कहां मूव करेगा, वो अर्थ के बाहर मूव करेगा, और बाहर मूव करने के लिए उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ये रहा। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे, दोनों ही केस में, चाहे पार्टिकल इस अर्थ के बाहर है, चाहे इस पार्टिकल इस अर्थ के अंदर मूव कर रहा है, हमेशा जो उस पर फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको आप बोलते हो, वो हमेशा उसके सेंटर को लगता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब आपके पास में कोई फोर्स टुवर्ड्स से फिक्स पॉइंट लगता है, एक स्थिर बिंदु, क्योंकि सेंटर भी फिक्स होता है, स्थिर बिंदु की ओर लगता है, फिक्स पॉइंट की ओर लगता है, तो हम कौन सा साइन कंसीडर करते हैं, माइनस साइन। माइनस साइन कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि जब फोर्स जो होगा वो इस तरफ लगेगा तो वो करेगा क्या, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में उसके डिस्टेंस को क्या करेगा, कम करेगा, उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। d2x ओवर dt स्क्वायर क्या होगा, एक तरह से हमारे पास में dv ओवर dt लिख सकते हैं, या वेलोसिटी में चेंजेस। तो ऑफ कोर्स जब पीछे की ओर लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी, टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी कम होगी, और जब टाइम बढ़ रहा है dv बाई dt की, जब t बढ़ रहा है, v कम हो रहा है, तो ऑफ कोर्स साइन कौन सा होगा, माइनस साइन होगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, हमारे पास फोर्स सेंटर क्यों लग रहा है, तो सेंटर क्यों लग रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास में थे, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। तो ये था पार्ट नंबर आपके पास में 13। पार्ट नंबर 13 में हमने 111 से लेकर के 118 नंबर तक क्वेश्चंस तक डिस्कस किए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 14 की, और पार्ट नंबर 14 में हम बात करेंगे 119 से लेकर के 125 नंबर क्वेश्चन तक की। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।